मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। हमने पूर्व पक्ष व्याप्ति का अध्ययन कर लिया है। आगे हम सिद्धांत व्याप्ति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। अथवा हेतुमनिष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतु रैकाधिकरण्यम व्याप्ति रुच्यते। ये है कारिका। ठीक है, अथवा ये विकल्प दिया। इससे पहले जो कारिका थी उसमें पूर्व पक्षी व्याप्ति का प्रतिपादन किया गया था। व्याप्ति साध्य वदन्यस्मिन् असंबंध उदाहरितः। उसके आगे की एक कारिका है अथवा हेतुमनिष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतु रैकाधिकरण्यम व्याप्ति रुच्यते। सामान्यतः कहा जाता है कि हम लोग कहते हैं कि दो प्रकार की व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अभी हम जिस व्याप्ति की चर्चा कर रहे हैं ये दोनों व्याप्ति, पूर्व पक्षी व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति, ये दोनों व्याप्ति अन्वय व्याप्ति है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्वय व्याप्ति दो प्रकार की है, पूर्व पक्षी व्याप्ति और सिद्धांत व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति की चर्चा आगे ग्रंथकार करेंगे। ठीक है, वो प्राय गुण निरूपण में करते हैं, अनुमान खंड में नहीं करते हैं। तो पूर्व पक्षी व्याप्ति का निरूपण हो गया, अब हम सिद्धांत व्याप्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझिए। इसकी व्याख्या ग्रंथकार ने क्या किया पहले हम लोग देखते हैं। हेतुमति निष्ठा वृत्तिर यस्य तथा विरह। हेतुमनिष्ठ विरह, ये जो मूल है, हेतुमनिष्ठ विरह अप्रतियोगिना साध्येन। तो हेतुमनिष्ठ विरह का विग्रह बता रहे हैं। हेतुमति निष्ठा वृत्तिर यस्य स तथा विरह अभाव। तो विरह शब्द का अर्थ हुआ अभाव। कैसा अभाव? हेतुमत में जो निष्ठ हो, वृत्ति हो, अर्थात हेतु के अधिकरण में। हेतुमत शब्द का अर्थ हुआ हेतु का अधिकरण। तो हेतु के अधिकरण में वर्तमान जो विरह अभाव, उस अभाव का अप्रतियोगिना साध्येन। हेतु का जो सामानाधिकरण्य है, ऐकाधिकरण्यम अर्थात सामानाधिकरण्यम, यही व्याप्ति है। ठीक है, तथा च हेत्वाधिकरण वृत्तिरियो अभाव। ग्रंथकार खुद बता रहे हैं हेत्वाधिकरण वृत्तिरिह अभाव तद प्रतियोगिना साध्येन। उस अभाव का अप्रतियोगी जो साध्य है, उस साध्य के साथ हेतु का जो सामानाधिकरण है वह व्याप्ति है। ठीक, अब हम इस व्याप्ति लक्षण पर विचार को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि लक्षण का स्वरूप क्या बन रहा है। ठीक है, तो हेत्वाधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। ठीक, ये लक्षण का स्वरूप हो गया। तो इसका समन्वय करके देखते हैं सद्यतु स्थल में। ठीक है, पर्वतो वन्यमान धूमात हमारा प्रसिद्ध उदाहरण है। अब देखिए, पूर्व पक्षी व्याप्ति का जब हम लक्षण घटाते थे तो हम साध्य से शुरू करते थे। सबसे हमने पहले लिया साध्य, हो गया बन्नी। ठीक, फिर साध्य बन्निष्ठ प्रतियोगिता का भेद, तार्च वेदाधिकरण निर्वृत्ति वृत्तित्वाभाव हेतु में ले जाते थे। ठीक, अभी भी लक्षण तो हमको हेतु में ही ले जाना है, क्योंकि यह हेतु का ही लक्षण है, व्याप्य हेतु का लक्षण है। ठीक है, सद हेतु का लक्षण है आप कह सकते हैं, क्योंकि व्याप्ति कहाँ रहती है? व्याप्ति व्याप्य में रहती है। व्याप्य नाम व्याप्त्याश्रय। तो लक्षण तो हमको ले जाना हेतु में ही, किंतु हम लक्षण का आरंभ भी हेतु से ही करेंगे। ठीक है, हेतु अधिकरण वृत्ति यो अभाव, हेतु के अधिकरण में रहने वाला जो अभाव, उस अभाव का अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए। तार्च साध्य का सामानाधिकरण्य जो हेतु में रहता है, उस सामानाधिकरण्य को ही व्याप्ति कहते हैं। पूर्व पक्ष व्याप्ति में वृत्तित्वाभाव व्याप्ति कहा था, यहाँ पर सामानाधिकरण्य व्याप्ति। ठीक, अब देखिए हेतु आपको लेना है, तो यहाँ पर हेतु आप जानते हैं, हेतु हो गया धूम, हेतु अधिकरणम पर्वतः, पर्वतः चत्वरः गोष्ठः महानसम। ठीक है, जो प्रसिद्ध उदाहरण है, हेतु के कोई भी उदाहरण लीजिए। पर्वत को हमने लिया, हेतु अधिकरणम पर्वतः। तत्र वृत्ति यो अभाव, पर्वत में रहने वाला अभाव। पर्वत में तो अब कई प्रकार के अभाव रह सकते हैं ना, हम कितने कितने अभाव को देखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? साध्य अभाव देखना है। ठीक है, साध्य आपका बन्नी है, तो हेतु का जो अधिकरण होगा उसमें साध्य का अभाव है कि नहीं, सबसे पहले हमको ये देखना है। ठीक, तो हमने देखा पर्वत में बन्य भाव है नहीं, पर्वत में तो बन्नी ही रहता है, तो पर्वत में बन्य भाव नहीं है। तो बन्य भाव नहीं है तो ये हमारा वास्तव में काम यहाँ पर
समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतने हमको चाहिए, इतने से हमारा हमको समझ में आ जाएगा कि आगे लक्षण समन्वय होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, तो साध्याभाव नहीं मिला तो कोई दूसरा अभाव मिलेगा, तो किसी न किसी का ही अभाव लीजिए। ठीक है, हम घटाभाव लेते हैं। कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि घटाभाव है क्या जरूरी है, पर्वत में भी तो घाट हो सकता है। तो आपको समझना है यहाँ घाट का अर्थ केवल वो घड़ा नहीं, घाट का अर्थ पर्वत में न रहने वाला वस्तु। ऐसा तो कोई चीज होगा दुनिया में जो पर्वत में नहीं रहता होगा, ऐसा तो है नहीं कि पर्वत में दुनिया के सारे चीज रहते हैं, कुछ ना कुछ तो नहीं रहता। तो आप घट से उसी वस्तु को समझ लीजिए जो पर्वत में नहीं रहता। तो घटाभाव अर्थात पर्वत में न रहने वाला कोई ना कोई वस्तु, उसका अभाव हो। ठीक है, हम लोग का क्योंकि एक अभ्यास हो गया परंपरा, तो हम लोग घट को सामान्यतः उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया धूम, ये तो अधिगुण हो गया पर्वत। तत्र वर्तमानो अभाव नहीं बन्य भाव अपितु कटाभाव पटाभाव मठाभाव, कुछ भी अभाव लीजिए। ठीक है, कोई ना कोई तो अभाव आपको मिल ही रहा है। तार से अभाव का अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए। तो घटाभाव हमने जब लिया, उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। साध्य प्रतियोगी होगा? नहीं होगा। जब साध्य का अभाव मिलता, बन्य का अभाव मिलता, तो बन्नी होता प्रतियोगी। हमको बन्नी का अभाव नहीं मिला, अतः बन्नी प्रतियोगी नहीं है। बन्नी हो गया अप्रतियोगी, साध्य हो गया बन्नी। यही हमको चाहिए। ठीक है, जब हमको अभाव नहीं मिला तभी हमको पता चल गया है कि बन्नी अप्रतियोगी साध्य है। यदि यहाँ पर बन्नी का अभाव मिल जाएगा तो साध्य प्रतियोगी हो जाएगा। ठीक, अप्रतियोगी साध्य का होना चाहिए, हो गया। तार से साध्य का सामानाधिकरण हेतु में जाना चाहिए। ठीक है, तो बन्य जिस अधिकरण में है, पर्वत में मानस में, वहां पर धूम रहता है, अतः बन्य का सामानाधिकरण्य धूम में चला गया। इस तरह से लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, हेतु धूम हेत्वधिकरणम पर्वतः तत्र वर्तमानो अभावः घटपटाद्य भावः तस्य प्रतियोगी घटादयः अप्रतियोगी साध्यः बन्नी बन्नी सामानाधिकरण्यम च धूमे इति लक्षण समन्वयः। ठीक है, ये लक्षण समन्वय की पद्धति हो गई सदहेतु स्थल में। अब हम देखते हैं असदहेतु स्थल में क्या होता है। धूमवान बन्य है, यहाँ पर भी हमको परीक्षण करके देख लेना है। ठीक है, लक्षण आप जानते हैं, हेत्वधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। हेतु हो गया आपका बन्ही। ठीक, हेत्वधिकरण हो गया अयोगोलक। तत्र वर्तमानो अभाव धूमा भाव। आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि आपने अयोगोलक को ही क्यों लिया, बन्ही का अधिकरण तो पर्वत भी तो है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सिद्धांत लक्षण के अध्ययन करते समय में ध्यान देना है। हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए, हेतु का अधिकरण ऐसा लेना चाहिए जहां पर साध्य का अभाव मिल सके। सद हेतु स्थल में पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर धूम का आप कोई भी अधिकरण ले लो, पर्वत चत्वर गोष्ठ मानस जो भी ले लो। ठीक है, वहां पर बन्नी है ही है, वहां पर बन्नी का अभाव मिलता नहीं, इसलिए उसमें लक्षण चला जाता है। एक भी अधिकरण में, हेतु के एक भी अधिकरण में साध्य का अभाव मिल जाएगा तब वो हेतु बेविचारी है, वहां लक्षण नहीं जाएगा और नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अतः हम अधिकरण ढूंढते हैं, ऐसा अधिकरण चाहिए जिस अधिकरण में साध्य का अभाव मिल सके। तो हमको मिल गया एक, यहाँ पर एक ऐसा अधिकरण हमको मिलता है जहां पर धूम नहीं रहता। बन्नी का एक ऐसा अधिकरण हमको मिलता है जहां पर धूम नहीं रहता, धूम का अभाव मिल जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया बन्नी, ये तो अधिकरण हो गया अयोगोलक। तत्र वर्तमानो अभाव धूमा भाव। ठीक, जब धूमा भाव मिल गया, उसका प्रतियोगी ही साध्य है। अप्रतियोगी साध्य हुआ? नहीं हुआ। अप्रतियोगी साध्यम नास्ति, साध्य प्रतियोगी ही हुआ, अप्रतियोगी नहीं हुआ, तो आगे लक्षण जाएगा नहीं। जब लक्षण नहीं जाएगा तो नहीं जाना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। बन्नी लक्षण न होने के कारण लक्षण उसमें नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, हम पूर्व पक्ष व्याप्ति को छोड़ करके सिद्धांत व्याप्ति का अनुसरण हमने क्यों किया? क्योंकि इदम ज्ञेयम वाच्यत्वात्, केवलान्वय साध्य स्थल में अव्याप्ति दोष हो रहा था। अब देखते हैं यहाँ पर अव्याप्ति दोष अभी है कि नहीं इस लक्षण में। देखिए, ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया वाच्यत्वम। ये तो अधिकरण कौन है? घटः। वाच्यत्व का अधिकरण सारा जगत है, घट पट दुनिया में सब कुछ वाच्य है, तो वाच्यत्व का अधिकरण कुछ भी हो सकता है। तो हमको कोई एक लेना है, हेतु का अधिकरण हमने लिया घट पट पर्वत आदि, कोई भी लिया। उस घट पट पर्वत आदि किसी भी हेतु के अधिकरण में ज्ञेयत्व भाव देखना है आपको। ज्ञेयत्व का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर्वप्रथम साध्य का अभाव मिलता है कि नहीं मिलता है, हमको देखना है। तो वाच्यत्व का कोई भी अधिकरण हम ले लें, वहां पर ज्ञेयत्व का अभाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा,
क्योंकि ज्ञेयत्व भी सर्वत्र विद्यमान है, ज्ञेयत्व भी केवलान्वयी है। अतः वाच्यत्व का कोई भी अधिकरण हो, हेतु का कोई भी अधिकरण हो, वहां पर ज्ञेयत्व का अभाव नहीं मिल सकता। हमारा काम हो गया, वास्तव में साध्य का अभाव नहीं मिला तो कौन अभाव मिलेगा? कोई ना कोई घट, हम हेतु का अधिकरण घट लेंगे तो वहां पटाभाव मिलेगा, हेतु का अधिकरण कोई पट कहेगा तो हम घटाभाव ले लेंगे, कोई ना कोई अभाव हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हमने पटाभाव ले लिया, उस पटाभाव का प्रतियोगी पट हुआ। ठीक है, अप्रतियोगी साध्य हो गया ज्ञेयत्वम, तार से ज्ञेयत्व का सामानाधिकरण्य वाच्यत्व में चला गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो हेतु है वाच्यत्व, उसमें लक्षण चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो केवलान्वय साध्य का स्थल में जो अव्याप्ति थी पूर्व पक्षी व्याप्ति लक्षण में, वह अव्याप्ति यहाँ पर नहीं है। ठीक, दूसरा एक और स्थल था जहां पर दोष दिया गया था, वह स्थल था सत्तावान जाते हैं। ठीक है, घटः सत्तावान जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हेतु हो गया जाति ही, हेतु हो गया जाति, हेतु अधिकरण हो गया द्रव्यम। जाति का अधिकरण आप द्रव्य लीजिए, गुण लीजिए, कर्म लीजिए, तीन में से किसी एक को ले सकते हैं, कोई भी लीजिए। तो हेतु का जो अधिकरण होगा वहां पर साध्य का अभाव, सत्ता का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो सत्ता भी द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, अतः जाति के अधिकरण में सत्ता का अभाव नहीं मिल सकता। तो कौन सा अभाव मिलेगा? हमको मिलेगा कोई घटाभाव पटाभाव मिलेगा, द्रव्य में बोतल में घटाभाव मिलेगा। ठीक, किसी न किसी का अभाव मिल ही जाएगा। घटाभाव मिला, उसका प्रतियोगी हो गया घट, अप्रतियोगी साध्य हो गया सत्वम अर्थात सत्ता। ठीक, तो साध्य का सामानाधिकरण्य जाति में है, साध्य का सामानाधिकरण हेतु में जाता ही है, क्योंकि सामानाधिकरण होने के लिए किसी एक अधिकरण में दोनों को एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो सत्ता का अधिकरण भी द्रव्य गुण कर्म है, जाति का अधिकरण भी द्रव्य गुण कर्म है, तो साध्य का सामानाधिकरण हेतु में चला गया। इस प्रकार से लक्षण समन्वय हो गया। जो दोष था पूर्व पक्ष व्याप्ति लक्षण में, वह दोष यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो ये हो गया सिद्धांत लक्षण। तो जो सिद्धांत व्याप्ति का जो लक्षण है, हेतुअधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम, इस प्रकार से ये लक्षण हमने बनाया, इसकी हमने परीक्षण करके देख लिया, ये लक्षण ठीक है। ठीक, अब हमने जब ये लक्षण बनाकर उपस्थापन किया तो अब किसका नंबर है? अब पूर्व पक्षी आकर कहेगा। ठीक है, तो पूर्व पक्षी दोष देगा। तो ग्रंथकार क्या कहते हैं? अत्र यद्यपि वन्यमान धूमाद इत्यादौ यत्वधिकरण पर्वतादि वृत्ति भाव प्रतियोगित्वम तत्तद्वन्यादेरस्ति इति अव्याप्ति। ठीक, अब अव्याप्ति देगा, अव्याप्ति देना है। अब कैसे अव्याप्ति दोष देना है? ये हो गया आपका लक्षण, हेतुअधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। ठीक, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष देना है। पर्वतो वन्यमान धूमादि स्थल में, सद हेतु स्थल में अव्याप्ति दोष देना है। कैसे देना है? तो हेतु धूमः, हेतुअधिकरणम पर्वत आदि। ठीक है, हेतु का अधिकरण पर्वत आदि, पर्वत चतुर गोष्ठ मानस कोई भी। ठीक, तत्र वर्तमानो अभाव तत्तद व्यक्ति भाव, तत्तद व्यक्तिर नास्ति, ऐसा भाव लेना है। क्या भाव लेना है? तत्तद व्यक्तिर नास्ति। तो प्रश्न आ गया तत्तद व्यक्ति क्या चीज है? तो तत्तद व्यक्ति है बन्नी व्यक्ति। जब हम किसी एक को लेते हैं तब हम वहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, घट व्यक्ति नास्ति, तो एक घट की बात हो रही है, उस घट की बात हो रही है, जिसे एक विशेष घट की बात हो रही है, तो व्यक्ति हो गया। अब देखिए, ये चालनी न्याय का हम यहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं। चालनी न्याय, चालनी न्याय क्या होता है? जैसे चालनी आप जानते हैं, जिसमें आटा और हम छानते हैं, उसमें से आप ऊपर से पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा। अब आप उसको रोकने के लिए कि नीचे न जाए, आप नीचे से हाथ रख दीजिए, तो हाथ रखने से वो पानी रुकेगा क्या ऊपर चालनी में? नहीं रुकेगा, वो बगल से निकल जाएगा। ठीक है, अब इधर हाथ रखेंगे तो इधर से निकल जाएगा, फिर आप इधर हाथ रखेंगे इधर से निकल जाएगा। वो पानी रुकता नहीं है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक, उसी प्रकार से पूर्व पक्षी का कहना है, आप हेतु का अधिकरण पर्वत ले लो, तुम पर्वत में सारे बन्नी तो नहीं रहते ना, तद व्यक्ति से हम महानस में रहने वाला जो बन्नी व्यक्ति उसको ले लेंगे, तो महानस से बन्नी व्यक्ति का अभाव पर्वत में मिल जाएगा। हेतु का अधिकरण आप महानस को ले लो तो हम पर्वतीय बन्नी व्यक्ति का अभाव ले लेंगे। हेतु का अधिकरण चत्वर को ले लो, वहां पर आप गोष्ठीय बन्नी व्यक्ति का अभाव हम ले लेंगे। हेतु का अधिकरण आप गोष्ठ ले लो, वहां चतुरीय बन्नी व्यक्ति का अभाव ले लेंगे। क्योंकि एक ऐसा अधिकरण तो नहीं है कि वहां पर जहां पर यावत बन्नी है, भिन्न भिन्न स्थल में भिन्न भिन्न बन्नी है।
हेतु के भी नाना अधिकरण है, साध्य के भी नाना अधिकरण है। प्रत्येक अधिकरण में रहने वाला धूम और प्रत्येक अधिकरण में रहने वाला बन्नी भिन्न भिन्न होने के कारण एक अधिकरण में अन्य बन्नी का अभाव मिल जाएगा। तो इस तरह से चालनीय न्याय से तत्त अधिकरण में तत्त बन्नी व्यक्ति का अभाव मिल गया। ठीक है, जो तत्त व्यक्ति का अभाव मिला तो उसका प्रतियोगी कौन है? तत्त व्यक्ति। हम बोल तो रहे हैं तत्त व्यक्ति, लेकिन हम उस तत्त व्यक्ति से हम किसको ले रहे हैं? बन्नी को ले रहे हैं, क्योंकि हम बन्नी का अभाव ले रहे हैं। तो तत्त व्यक्ति शब्द का इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि एक एक को हम अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो तत्त व्यक्ति का अभाव मिल गया। तत्त व्यक्ति नास्ति पर्वते महानसे बन्नी व्यक्ति नास्ति, महानसे पर्वतीय बन्नी व्यक्ति नास्ति, चत्वरे गोष्ठीय बन्नी व्यक्ति नास्ति इत्यादि। ठीक, तो प्रतियोगी कौन हो गया? तत्त व्यक्ति हो गया। तत्त व्यक्ति अर्थात कौन? सर्वः बन्नी व्यक्तयः, सारे बन्नी। दुनिया के एक भी बन्नी नहीं है जो कि अप्रतियोगी हो, क्योंकि सभी बन्नी का अभाव मिलेगा। भिन्न अधिकरण में भिन्न बन्नी का अभाव मिलेगा। इस प्रकार से सारे बन्नी का अभाव हमको मिल जाएगा चालनीय न्याय से। तो प्रतियोगी हो गया सारे बन्नी व्यक्ति। तो अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए हमको। अप्रतियोगी साध्य है, बन्नी जो है वो तो प्रतियोगी हो गया। अप्रतियोगी साध्य बन्नी नास्ति, बन्नी जो है अप्रतियोगी साध्य नहीं हुआ। तो हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव का अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए, तब ना हम साध्य का सामानाधिकरण हेतु में ले जाएंगे। तो साध्य प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी नहीं हुआ, तो अव्याप्ति हो गई। ठीक है, यही बात, इसी बात को यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है। अत्र यद्यपि बन्यमान धूमाद इत्यादि हेत्वधिकरण पर्वतादि वृत्ति जो अभाव प्रतियोगित्व तत्त बन्यादेरस्ति, तत्त जो बन्नी व्यक्ति में प्रतियोगित्व चला जाएगा, अप्रतियोगित्व नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ये हो गई अव्याप्ति। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या ग्रंथकार कहते हैं। न च समानाधिकरण बन्य धूमयोरेव व्याप्तिरिति वाच्यम। एक बीच में अवान्तर एक समाधान है। अब एक पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, सिद्धांत पक्षी उसको समाधान देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच में कोई दूसरा आदमी आकर कहता है कि नहीं नहीं आप इसका समाधान दो, एक अवान्तर समाधान है। ठीक है, तो चलो अभी अवान्तर समाधान को देख लेते हैं। न च समानाधिकरण बन्य धूमयोरेव व्याप्ति। किसी ने प्रस्ताव रखा कि देखिए व्याप्ति जो होती है वो समानाधिकरण बन्य धूम्य ही होती है। ऐसा नहीं है कि यावत धूम्य यावत बन्य की व्याप्ति हो। हमने अभी तक हम क्या समझते थे कि धूम एक पदार्थ है, धूमत्वावच्छिन्न हो, पर्वतीय धूम भी हो सकता है, चतुरीय धूम भी हो सकता है, गोष्ठीय धूम भी हो सकता है, कोई भी धूम हो सकता है। दूसरा बन्नी है, बन्नी भी पर्वतीय बन्नी, चतुरीय बन्नी। किंतु व्याप्ति की जब हम विचार करते थे हम क्या कहते कि धूमत्वावच्छिन्न धूम में बन्नीत्वावच्छिन्न बन्नी की व्याप्ति है, धूम में बन्नी की व्याप्ति है। इस प्रकार से हम विचार करते हैं। किंतु यहाँ पर एक प्रस्ताव हमारे सामने आया है, ऐसी बात नहीं, आप गलत सोच रहे हो, गलत समझ रहे हो। व्याप्ति समानाधिकरण बन्नी और धूम में ही होती है। अर्थात पर्वतीय धूम में पर्वतीय बन्नी की व्याप्ति है, धूम में बन्नी की व्याप्ति नहीं। सामान्यतः धूमत्वावच्छिन्न में बन्नीत्वावच्छिन्न की व्याप्ति, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? पर्वतीय धूम में पर्वतीय बन्नी की व्याप्ति है, क्योंकि पर्वतीय धूम पर्वतीय बन्नी का समानाधिकरण है, मानसीय धूम मानसीय बन्नी का समानाधिकरण है। तो तत्त धूम में तत्त बन्नी की व्याप्ति है। सामान्यतः यावत धूम में यावत बन्नी की व्याप्ति है, धूम सामान्य में बन्नी सामान्य की व्याप्ति है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा किसी ने प्रस्ताव रखा। इससे अब क्या होगा कि जो अव्याप्ति दोष था उस अव्याप्ति दोष का समाधान हो जाएगा। कैसे समाधान होगा? अब देखिए, जब हम यह मानते हैं कि पर्वतीय धूम में पर्वतीय बन्नी की व्याप्ति है, तो जब हमने स्थल बनाया पर्वतो वन्यमान धूमात, इसका अर्थ क्या हुआ? पर्वत को जब हमने पक्ष बनाया तो बन्नी ही साध्य है, तो बन्नी सामान्य साध्य नहीं है। अब पर्वतीय बन्नी साध्य है। धूम को हेतु बनाया तो धूम सामान्य हेतु नहीं होगा, और उस धूम का अर्थ हो जाएगा पर्वतीय धूम, तभी वो साध्य हेतु बन पाएगा। यदि हम बन्नी सामान्य को साध्य और धूम सामान्य को हेतु बना देंगे, तब तो जहां पर एक बन्नी है वहां अपर धूम नहीं है, तो धूम बेविचारी हो जाएगा, सद हेतु बनेगा ही नहीं। तो सद हेतु बनाना है, अव्याप्ति दोष देना है, तो हमको यह समझना पड़ेगा कि पर्वतो वन्यमान धूमा जब हम बोल रहे हैं तो वहां पर पर्वतीय बन्नी केवल साध्य है और पर्वतीय धूम केवल हेतु है। तो हेतु हो गया पर्वतीय धूम, तो हेतु का अधिकरण कौन होगा? पर्वत ही होगा। अब महानस आदि नहीं होंगी, अब चालनीय न्याय नहीं लगा सकते। ठीक है,
जब चालनी में तो अनेक छिद्र होते हैं ना, तो एक छिद्र को हमने ढका तो दूसरे छिद्र से पानी निकल जाएगा। ऐसा कोई पात्र इसमें एक ही छिद्र है, तो हम नीचे से हाथ लगा देंगे तो फिर अब पानी रुकेगा। तो हेतु का अधिकरण तो पर्वत ही होगा। अब उसमें महानस्य बनने का अभाव भले मिल जाएगा, लेकिन पर्वतीय बनने का अभाव तो मिलेगा नहीं, इसलिए अप्रतियोगी साध्य हो जाएगा। ठीक, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, अव्याप्त दोष नहीं होगा। ऐसा ध्यान में रख करके किसी ने पूर्व पक्ष कहा न च समानाधिकरण बने धूमयोरेव व्याप्ति इति वाच्यम न च वाच्यम। सिद्धांत पक्षी कहेगा नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? पहली बात, हम आपका जो सिद्धांत है, आपने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, जिस सिद्धांत को उपस्थापन किया कि समानाधिकरण बनने और धूम में व्याप्ति होती है, उसको हम मानते ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई युक्ति नहीं है। हम सामान्यतः धूम में बनने की व्याप्ति मानते हैं, पहली बात। चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें कि समानाधिकरण में व्याप्ति होती है, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान हो रहा है तात्कालिक रूप में। तथापि वास्तव में समस्या का समाधान तो नहीं होता है। ठीक, तो उसके लिए सिद्धांत पक्ष कहेगा तत्त बन्यादि अभी उभयाभाव सत्वात एक सत्वे भी द्वयम नास्ति प्रतीते। यदि कथनचित आप मान लो कि समानाधिकरण धूम और बन्नी में व्याप्ति है, फिर भी उसी स्थल में दोष बना रहेगा, अव्याप्ति का वारण नहीं होगा। ठीक, पर्वतो वन्यमान धूमात। यहाँ पर अब देखिए, विचार करके देखते हैं। ये तो हो गया धूम, ये तो अधिकरण हो गया पर्वत, और यहाँ पर धूम का अर्थ क्या होगा? पूर्व पक्षी के दृष्टिकोण से, प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण से केवल पर्वतीय धूम आपको समझना है, तो हेतु का अधिकरण केवल पर्वत ही होगा। आप यहाँ पर चालनीय न्याय का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, उस पर्वत में हमको अभाव बन्य भाव मिलेगा क्या? पर्वतीय बनने का अभाव नहीं मिलेगा, किंतु सिद्धांत पक्षी कहेगा मिलेगा। उसका हम उभय भाव ले लेंगे, पर्वतीय बन्य घटो भयाभाव। ठीक है, तदबन्नी घटो भयाभाव। तदबन्नी से हमको पर्वतीय बन्नी अब लेना है, तो पर्वतीय बन्नी यद्यपि पर्वत में है, किंतु पर्वत में घाट नहीं है, तो एक सत्वे भी द्वयम नास्ति। एक नियम है, एक सत्वे भी द्वयम नास्ति। ठीक है, एक सत्वे भी द्वयम नास्ति प्रतीते, ग्रंथकार ने कहा है। तो तद बन्यादेरपि उभयाभाव सत्वात, उभयाभाव है, एक सत्वे भी द्वयम नास्ति। ठीक है, जैसे हमारे पास सेब है, किसी ने हमको पूछा आपके पास सेब और संतरा दोनों है क्या? तो हम क्या कहेंगे? दोनों तो नहीं है, एक है। वो व्याख्या करेंगे दोनों है, हाँ यार ना में जवाब देना है, तो हम क्या कहेंगे? दोनों नहीं है, एक सत्वे भी द्वयम नास्ति। ठीक है, पर्वत में बन्नी है किंतु घाट नहीं है, तो बन्नी घटो भयम नास्ति। पर्वत में पर्वतीय बन्नी है किंतु घाट नहीं है, तो पर्वतीय बन्नी घटो भयम नास्ति। तो उभयाभाव मिल जाता है, एक सत्वे भी द्वयम नास्ति प्रतीति के बल पर। तो पर्वत में पर्वतीय बन्नी के रहने पर भी पर्वतीय बन्नी घटो उभयाभाव मिला कि नहीं मिला? मिला। तो इस उभयाभाव का प्रतियोगी कौन है? पर्वतीय बन्नी घट उभय प्रतियोगी है, दोनों प्रतियोगी हैं, अर्थात पर्वतीय बन्नी भी प्रतियोगी हो गया, अप्रतियोगी साध्य नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए दोष तो होने वाला है। यदि आप समानाधिकरण बन्नी धूम में ही व्याप्ति होती है ऐसा मान भी लो, तब भी यद्यपि हम चालनीय न्याय का प्रयोग नहीं कर सकते उस समय में, तथापि उभयाभाव तो मिल ही जाएगा। अतः साध्य को तो प्रतियोगी बनना ही है, अप्रतियोगी नहीं बनेगा। तो अव्याप्ति बनी हुई है, तो समानाधिकरण बन्नी धूमयोरेव व्याप्ति, एक कथन का कोई लाभ नहीं है। तो इस सिद्धांत को हम छोड़ देंगे। जब हम छोड़ देंगे तब हमारा मूल जो दोष है, चालनीय न्याय को मान करके तत्त बन्य भाव को लेकर जो अव्याप्ति हुई, वह अव्याप्ति ही मुख्य दोष है, समझना चाहिए। ठीक, आगे देखिए ग्रंथकार क्या कहते हैं। आगे कहते हैं गुणवान द्रव्यत्वाद इत्यादो अव्याप्तिश्च। एक तो पर्वतो वन्यमान धूमात में उभय भाव को लेकर दोष दिया, समानाधिकरण और धूम में व्याप्ति मानना चाहिए, ऐसा किसी ने कहा उसके लिए। एक और स्थल वो बना रहे हैं गुणवान द्रव्यत्वात। अब यहाँ पर देखिए, साध्य गुण है और हेतु है द्रव्यत्व, और द्रव्यत्व तो एक ही है, यहाँ पर हेतु एक ही है। हेतु एक होने के कारण समानाधिकरण व्याप्ति, ये जो कथन है, ये कथन यहाँ पर कोई काम का नहीं रह जाता। समानाधिकरण व्याप्ति तब हम कह सकते हैं जब हेतु के अधिकरण भी ना हो, साध्य का अधिकरण भी ना हो। पर्वतीय धूम का समानाधिकरण पर्वतीय बन्नी, मानस धूम का समानाधिकरण मानस बन्नी। किंतु यहाँ पर हमने ऐसा हेतु बनाया है जहां पर हेतु एक ही है, द्रव्यत्व। ठीक है, तो गुण का समानाधिकरण द्रव्यत्व, वहां पर समानाधिकरण में ही व्याप्ति होती है, आप कहिए या मत कहिए। तो फिर भी
अब उसको ध्यान में रख करके गुणवान द्रव्यत्वाद यहाँ पर अव्याप्ति का प्रतिपादन पुनः ग्रंथकार कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आपकी सिद्धांत को मान भी लें कि समानाधिकरण व्याप्ति, क्योंकि जो उभयाभाव लेकर के जो दोष दिया गया, पर्वतीय बन्य घटो उभयाभाव को लेकर के जो दोष दिया गया, उसको प्रकारांतर से समाधान किया जा सकता है। प्रतियोगिता में वैशिष्ट व्यासज्य धर्मान अवच्छिन्न आदि का निवेश करते हैं। ठीक है, जो थोड़ा पहले से पढ़े वो समझते हैं, किंतु हम अभी वहां पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इतना ही कहते हैं कि उभयाभाव को लेकर के जो दोष हुआ, उस दोष को हम प्रकारांतर से उसका समाधान कर सकते हैं। जब प्रकारांतर से समाधान हो गया तो समानाधिकरण बन्नी और धूम्य व्याप्ति मानने पर क्या समस्या है, वो प्रश्न फिर करेगा। इसके लिए गुणवान द्रव्यत्वाद का उपस्थापन ग्रंथकार ने किया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, हेतु हो गया आपका द्रव्यत्वम। ठीक, गुणवान द्रव्यत्वाद ये हमारा स्थल है, तो साध्य हो गया गुण, हेतु हो गया द्रव्यत्व। तो गुण कहाँ रहता है, द्रव्य में रहता है। द्रव्य तो कहाँ रहता है, द्रव्य में रहता है। तो ये हो गया सदहेतु स्थल। तो यहाँ पर लक्षण जाना चाहिए। हेतु हो गया द्रव्यत्वम, हेतु का अधिकरण कौन होगा, घटपट आदि होंगे। द्रव्य होगा पृथ्वी जल तेज आदि। ठीक है, तत्र वर्तमानो अभाव, उस घटादि में रहने वाला जो अभाव होगा, वहां गुण का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साध्य का अभाव। गुणो नास्ति, ऐसा अभाव तो द्रव्य के अधिकरण में कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तथापि रूपादि का अभाव मिलेगा। रूपम नास्ति, रसो नास्ति, गंधो नास्ति। चालनीय न्याय से यहाँ पर भी आपको चालनीय न्याय का प्रयोग करना है। तो जब आप हेतु का अधिकरण पृथ्वी लेते हैं मान लीजिए, तो उसमें ज्ञान का अभाव मिल जाएगा। हेतु का अधिकरण आत्मा लेते हैं तो वहां पर रूपादि का अभाव मिल जाएगा, क्योंकि गुण सभी द्रव्य में रहते हैं, किंतु ऐसा एक कोई द्रव्य नहीं है जिसमें 24 गुण रहे। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सबसे ज्यादा 14 गुण रहते हैं, हमको मालूम है। दलक्षिति प्राण वृत्तम चतुर्दश आप जानते हैं। ठीक है, तो एक द्रव्य में जो गुण रहता है, अन्य द्रव्य में उसका अभाव मिल जाता है। इस तरह से चालनीय न्याय से हमको रूपम नास्ति, रसो नास्ति, गंधो नास्ति, स्पर्शो नास्ति, इस प्रकार से रूपादि का अभाव मिल जाएगा। तो उसका प्रतियोगी कौन होगा, रूपादि होंगे। रूपादि मतलब कौन होंगे, सारे के सारे गुण, 24 गुण प्रतियोगी ही हो गए। कहीं रूप का अभाव है, कहीं रस का अभाव है, कहीं गंध का अभाव है। इस प्रकार से सारे के सारे गुण हेत्वाधिकरण वृत्ति अभाव के प्रतियोगी हो गए। तो प्रतियोगी साध्य हुआ, अप्रतियोगी साध्य नहीं हुआ। गुण जो हमारा साध्य है वो प्रतियोगी बन गया, हेत्वाधिकरण वृत्ति अभाव का प्रतियोगी बन गया, अप्रतियोगी साध्य नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी अव्याप्ति है। अब यहाँ पर इस तरह से हम काम नहीं चला सकते कि समानाधिकरण में व्याप्ति मान लो तो दोष का समाधान हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, अतः क्या हुआ कि अब हमको क्या कहना पड़ेगा कि समानाधिकरण व्याप्ति, इस सिद्धांत को हमको छोड़ना पड़ेगा। जब हम छोड़ देंगे तो हमारे पास दोष है पर्वतो वन्यमान धूमाति स्थल में। चालनीय न्याय से धूम का जो अधिकरण पर्वत आदि है उसमें तत्त व्यक्ति नास्ति अभाव जो मिला हुआ है, उसका प्रतियोगी साध्य होने से जो अव्याप्ति हुई है वो अव्याप्ति तदवस्थ है, वो मूल हमारा मुख्य दोष है। और यहाँ पर जो गुणवान द्रव्यत्वाद में जो दोष हो रहा है, इसको भी आप जोड़ लीजिए। द्रव्य दोनों समान प्रकार के दोष हैं। चालनीय न्याय को लेकर के द्रव्यत्व का अधिकरण जो पृथ्वी आदि, उसमें चालनीय न्याय से रूप रसादि 24 गुणों का अभाव मिल जाता है, उसका प्रतियोगी चतुर्विंशति गुण हो जाते हैं, अप्रतियोगी साध्य नहीं बन पाता है। तो वन्यमान धूमात यहाँ पर भी अव्याप्ति है, गुणवान द्रव्यत्वाद यहाँ पर भी आपका जो लक्षण है सिद्धांत व्याप्ति का लक्षण, उस लक्षण की अव्याप्ति है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने अव्याप्ति दोष का उपस्थापन किया। ठीक, अब हमको करना क्या है, समाधान करना है। देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। तथापि प्रतियोगिता नवच्छेदकम यथादिता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न सामानाधिकरण व्याप्ति इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। ये वाच्यम न वाच्यम नहीं, इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, प्रतियोगिता नवच्छेदकम यथादिता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न सामानाधिकरण व्याप्ति, ऐसा व्याप्ति का लक्षण बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लक्षण का स्वरूप थोड़ा बदल देते हैं, लक्षण में परिष्कार करते हैं। क्या परिष्कार करेंगे, हेतु अधिकरण वृत्ति भावीय प्रतियोगिता नवच्छेदकम यद साध्यता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति, ऐसा लक्षण बनाएंगे। देखिए पहले क्या लक्षण था, पहले लक्षण था हेतु अधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी साध्य सामानाधिकरण्यम। हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव, यहाँ तक तो ठीक है, उसका अप्रतियोगी साध्य होना चाहिए, हम पहले कहते थे। अब हम क्या कहेंगे, प्रतियोगिता का अनवच्छेदक साध्यता अवच्छेदक होना चाहिए। ठीक,
इस लक्षण को समझिए, अर्थ को समझिए। पहले हम क्या कहते थे, साध्य को अप्रतियोगी होना चाहिए। अब देखिए, साध्य यदि कथनचित प्रतियोगी होगा तो साध्यता का अवच्छेदक क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा। ठीक है, साध्य में रहने वाला धर्म को हम साध्यता अवच्छेदक कहते हैं और प्रतियोगी में रहने वाले धर्म को हम प्रतियोगिता अवच्छेदक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए बन्नी साध्य है, बन्नी को हमने प्रतियोगी बनाया तो साध्यता अवच्छेदक कौन है, बन्नित्व है। और बन्नी प्रतियोगी है तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक भी बन्नित्व ही है। तो साध्य के प्रतियोगी होने पर साध्यता अवच्छेदक प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाता है। यदि साध्य प्रतियोगी नहीं है, कहीं पर बन्नी का अभाव नहीं मिला, तो बन्नी क्या है, अप्रतियोगी साध्य है। तो बन्नी जब प्रतियोगी नहीं होता तो बन्नित्व प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा क्या, नहीं होगा, वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होगा। प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होगा, इसी का अर्थ है प्रतियोगिता का अनवच्छेदक हो जाएगा। प्रतियोगिता का अनवच्छेदक शब्द का अर्थ होता है प्रतियोगिता अवच्छेदक से भिन्न। ठीक है, अतः हम एक श्रेणी ऊपर तो चढ़े हैं, अवच्छेदक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि लक्षण के अर्थ में कोई भेद नहीं आ रहा है। पहले भी हम चाहते थे कि हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव न मिले सद हेतु स्थल में। अभी भी हम चाहते हैं कि हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव न मिले। हेतु के अधिकरण में विद्यमान जो अभाव है उस अभाव का प्रतियोगिता का अनवच्छेदक होना चाहिए साध्यता अवच्छेदक को। ठीक है, तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति, ये लक्षण का स्वरूप बन गया। अब देखिए पर्वत वन्यमान धूमात में देखते हैं। अब लक्षण में खास विशेष परिवर्तन तो हमने किया नहीं, एक हम अवच्छेदक शब्द को जोड़ दिए हैं। तथापि जो दोष था उस दोष का समाधान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये तो हो गया धूम, ये तो देखना हो गया पर्वत आदि। उसमें हमने क्या अभाव लिया है, तत्त व्यक्ति अभाव लिया है। तत्त व्यक्ति नास्ति तालनीय न्याय का हमने प्रयोग किया है। ठीक है, तो तालनीय न्याय से तत्त व्यक्ति अभाव मिला। देखिए बंदिर नास्ति अभाव नहीं मिल सकता, ये आपको ध्यान देना है। धूम का अधिकरण आप कोई भी लीजिए, पर्वत चतुर्गोष्ठ मानस आदि, वहां पर बंदिर नास्ति, ये बन्नी का अभाव, बन्नी सामान्य अभाव, जिसको हम बन्नित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहते हैं, वो मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता। जहां पर एक भी बन्नी व्यक्ति है, एक भी विशेष जहां पर होता है वहां पर सामान्य अभाव नहीं मिलता। इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, किंतु पर्वत में तत्त व्यक्ति का अभाव तो मिलेगा, पर्वतीय बन्नी का अभाव, पर्वतीय बन्नी व्यक्ति का अभाव, तत्वीय बन्नी व्यक्ति का अभाव, भिन्न भिन्न अधिकरण को बदल करके। ठीक है, यही चालनीय न्याय है। तो चालनीय न्याय को आधार मान करके धूमाधिकरण जो पर्वत आदि है उसमें हमको तत्त व्यक्ति अभाव मिल गया, उसका प्रतियोगी हो गया तत्त व्यक्ति। तत्त व्यक्ति अर्थात सारे बन्नी व्यक्ति प्रतियोगी हो गए। तथापि यहाँ तक तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे कोई बात नहीं, प्रतियोगी हो गया है, तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन है हमको देखना है। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक तत्त व्यक्तित्व है। जब हमने तत्त व्यक्ति नास्ति भाव लिया है तो प्रतियोगिता अवच्छेदक तत्त व्यक्तित्व बनेगा। हमारा साध्यता अवच्छेदक क्या है, साध्य साध्य तो हमारा बन्नी है, तो साध्यता अवच्छेदक बन्नित्व है। तो साध्यता अवच्छेदक जो बन्नित्व है वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। प्रतियोगिता का अवच्छेदक बनेगा तत्त व्यक्तित्व। तो जो बन्नित्व है वो तत्त व्यक्तित्व से भिन्न है। देखिए तत्त व्यक्ति और बन्नी एक ही है, तद व्यक्ति से बन्नी को ही लिया है, किंतु तद व्यक्तित्व और बन्नित्व भिन्न है। समझ में आया, आपको संदेह हो सकता है कि जब तद व्यक्ति और बन्नी एक ही है तो तद व्यक्तित्व और बन्नित्व में भेद कैसे होगा। ठीक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे देवदत्त नाम का एक मनुष्य है, तो देवदत्त मनुष्य, ऐसा हमने जब कहा तो मनुष्य और देवदत्त एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग वस्तु है, भिन्न, उन दोनों में अभेद है। जो देवदत्त है वो मनुष्य है। तथापि देवदत्तत्व और मनुष्यत्व इन दोनों में भेद हो जाता है। ठीक है, देवदत्त ही मनुष्य है किंतु देवदत्तत्व और मनुष्यत्व दोनों भिन्न भिन्न धर्म हैं। ठीक है, तो तत्त व्यक्ति से हमें एक एक बन्नी को व्यक्ति को लिया है, तो एक एक बन्नी में रहने वाला धर्म तत्त व्यक्तित्व है और यावत बन्नी में रहने वाला धर्म बन्नित्व है। एक एक मनुष्य में रहने वाला धर्म देवदत्तत्व, चैत्रत्व, मैत्रत्व आदि है। यावत मनुष्य में रहने वाला धर्म मनुष्यत्व है। ठीक है, अतः तत्त व्यक्ति प्रतियोगी हो गया तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक तत्त व्यक्तित्व होगा। बन्नित्व तत्त व्यक्तित्व से भिन्न है, अतः प्रतियोगिता अवच्छेदक से भिन्न साध्यता अवच्छेदक हो गया। तद भिन्नम, प्रतियोगिता अवच्छेदक से भिन्न हो गया साध्यता अवच्छेदक, अर्थात प्रतियोगिता का अनवच्छेदक हो गया साध्यता अवच्छेदक बन्नित्व हो गया। तदवच्छेद्य बन्नित्व अवच्छिन्न बन्नी है, यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का अर्थ विशिष्ट करना है। बन्नित्व अवच्छिन्न अर्थात बन्नित्व विशिष्ट।
ठीक, क्योंकि आप समझोगे अवच्छिन्न का अर्थ होगा एक अवच्छेदक होगा, एक अवच्छिन्न होगा, परस्पर में अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव को बताने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का अर्थ है केवल विशिष्ट। यहाँ पर बन्नित्व अवच्छिन्न कहने पर बन्नी को लेना है, उसका अर्थ समझना है बन्नित्व विशिष्ट, बन्नित्व का अधिकरण। ठीक है, तो अवच्छिन्न शब्द केवल अधिकरण के लिए, विशिष्ट के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, वास्तव में अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होता है। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, घटत्वावच्छिन्न आधेयता, घटत्वावच्छिन्न अधिकरणता, घटत्वावच्छिन्न घट नहीं। हमने आपको बार बार कहा भी था कि घटत्वावच्छिन्न घट नहीं कहना है, किंतु यहाँ पर तो कहा है कि बन्नित्वावच्छिन्न बन्नी, तो यहाँ पर जो बन्नित्वावच्छिन्न बन्नी कहा है, यहाँ पर अवच्छिन्न शब्द का अर्थ विशिष्ट है, अधिकरण है, बन्नित्व का आश्रय है। ठीक है, तो बन्नित्वावच्छिन्न साध्य हो गया बन्नी। तार से बनने का सामानाधिकरण्य धूम में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, जो अव्याप्ति हमने दिया था उस अव्याप्ति का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए गुणवान द्रव्यत्वाद में विचार कर लीजिए। हेतु हो गया द्रव्यत्व, तो द्रव्यत्व अधिकरण द्रव्य हो गया, घटपट आदि पृथ्वी जल आदि। तत्र वर्तमान अभाव, वहां भी आपने तत्त व्यक्ति भाव लिया है, लेकिन तत्त व्यक्ति शब्द का वहां पर प्रयोग नहीं किया है। वहां रूपम नास्ति, रसो नास्ति, गंधो नास्ति, क्योंकि गुण अनेक नाम के गुण हमारे सामने उपलब्ध है। बनने के लिए अलग अलग, बनने के लिए अलग अलग नाम नहीं है। वैसे ढूंढने पर वो भी मिल जाता है, वैश्वानर आदि नाम मिल जाते हैं। ठीक है, तो रूपम नास्ति, रसो नास्ति, गंधो नास्ति हमको अभाव मिल गया। तो रूपादि जो अभाव हमको मिला, तारिश अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद कौन होगा? रूपत्व होगा, रसत्व होगा, गंधत्व होगा। गुणत्व होगा क्या? नहीं होगा। गुणत्व तब प्रतियोगिता अवच्छेदक बनता है जब गुणो नास्ति ऐसा अभाव मिलेगा। ठीक है, तो द्रव्यत्व का कोई भी अधिकरण आप लीजिए, वहां पर गुणो नास्ति, गुण सामान्य अभाव नहीं मिल सकता। चालनीय न्याय से रूपम नास्ति, रसो नास्ति अभाव मिल जाएगा, तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक रूपत्व, रसत्व आदि होंगे। गुणत्व प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होगा। तो प्रतियोगिता का अनवच्छेदक यथोधिकरण वृत्ति अभाव, रूपादि अभाव, उसका प्रतियोगिता का अवच्छेदक रूपत्व आदि। प्रतियोगिता का अनवच्छेदक जो साध्यता अवच्छेदक हो गया गुणत्व, तदवच्छिन्न साध्य हो जाएगा गुण। उस गुण का सामानाधिकरण द्रव्यत्व में चला जाएगा, हेतु में लक्षण जाने से लक्षण समन्वय हो जाएगा, तो अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने लक्षण बनाया, हेत्वाधिकरण वृत्ति भावी प्रतियोगिता अनवच्छेदकम या साध्यता अवच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति। ठीक है, तो आज हम यहीं पर पाठ को रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।